को आदरणीय श्री सुरेश भगेरिया जी, संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुंबई और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जैसा उन्होंने कहा वो मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं हृदय से उनका ज़्यादा सम्मान करता हूँ। ऐसे श्री संतोष कुमार तनेजा जी, अध्यक्ष संकल्प फाउंडेशन, माननीय संतोष पाठक जी, महामंत्री संकल्प फाउंडेशन, माननीय श्री राजू चौहान, सचिव संकल्प फाउंडेशन, और हमारे आज राजभवन में पधारे सभी सम्मानित आईएएस, आईपीएस, आईआरएस तथा अन्य सेवाओं से आए अधिकारीगण, युवा भाई और बहनों, निश्चित रूप से मैं भी खुलकर आपके बीच में बैठना चाहता था। कुछ इस तरह का कार्यक्रम बना जिसकी विधिवत मेरे को जानकारी नहीं मिल पाई। रात ही मैं पहुंचा हूं और मुझे जानकारी मिली एक कार्यक्रम तत्काल बाद फिर होने वाला है। तो आज जो असंतोष संतोष जी ने व्यक्त किया, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था में मैं भी हूं तो इसका जिम्मेदार मैं भी हूं। भविष्य में ऐसा ना हो, इस पर हम पूरा ध्यान रखेंगे। मैं बहुत लंबे समय से आदरणीय तनेजा साहब के संपर्क में हूं। उनका समर्पण, डेडिकेशन राष्ट्र, समाज, भावी पीढ़ी के लिए अनुपम है। 80 वर्ष की आयु पूरी करके भी जवानों से ज्यादा वो काम करते हैं, देश के लिए सोचते हैं। और उन्होंने ऐसे समय पर 1986 में जो संकल्प फाउंडेशन के द्वारा काम किया, उनके ऋण से राष्ट्र उऋण नहीं हो सकता। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। राष्ट्र के संचालन में हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा योगदान करती है, और वहां पर जब देशभक्त, समर्पित, महान कर्मयोगी, भारतीय जीवन और सांस्कृतिक मूल्यों को जीने वाले लोग जब वहां जाएंगे, तब हम राष्ट्र को एक दिशा दे पाएंगे। और इस दिशा में उन्होंने 2281 लोग तैयार करके राष्ट्र को समर्पित वो कर चुके हैं, और उनका वो मिशन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये संकल्पना ऐसे समय पर उन्होंने की जब उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और उसके सेंटर भारत देश के विभिन्न भागों में संचालित किए गए, और हमारे युवा बेटे और बेटियों को और स्कूल स्तर पर भी बालकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात की है कि उन्होंने संकल्प के माध्यम से देश को बड़े योग्यतम अधिकारी देने का निर्णय किया। खेती बाड़ी की सोच उनका विषय कहाँ से है? एक आदमी का भाव देखिए, उनकी राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन, समर्पण और चिंतन। आप जैसे महानुभाव, जिनका खेती से डायरेक्ट कोई संबंध सीधा नहीं है, लेकिन तनेजा साहब ने आपको भी अनुभव किया कि इनका भी जुड़ना इस विषय के साथ उतना ही है जैसे किसान का जुड़ना है। एक व्यक्ति का इस देश की विरासत के प्रति कितना डेडिकेशन है, समर्पण है। दिल्ली से चल के आए, आप लोगों को जोड़ा, आज के कार्यक्रम में आप पधारे, इसके लिए मैं पुनः तनेजा साहब का, संघ चालक महोदय का, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है ये एक ऐसा है कि जो सीधा स्वास्थ्य के साथ में जुड़ा है। हमारे यहाँ आयुर्वेद का आचार्य कहता है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। अर्थात इस मानव देह को प्राप्त करके व्यक्ति का परम कर्तव्य है धर्म अर्थ काम करते हुए मुक्ति की प्राप्ति करना। लेकिन वो होगी किससे? स्वस्थ शरीर से। यदि मेरा आपका शरीर स्वस्थ है, हम निरोग हैं, तब ये सब कुछ काम कर पाएंगे। स्वस्थ आदमी परिवार की, समाज की, राष्ट्र की सबसे बड़ी निधि है। जो खुद बीमार पड़ा है, औरों से अपनी सेवा कराता, वो दूसरों की सेवा कब कर पाएगा? इसलिए और हमारे बड़ों ने कहा, पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम जो लक्ष्य जीवन में बनाते हैं उनकी प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और शरीर का आधार हमारा जीवनचर्या है, खान पान है, पर्यावरण है, ये सब सहयोग करते हैं। इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती विश्व के सामने है वो ग्लोबल वार्मिंग की, और उसके दुष्परिणाम आएंगे नहीं, आने शुरू हो चुके हैं। इस साल प्रकृति ने अपना रूप दिखा दिया है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं समुद्री तूफान आ रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। अब अक्टूबर में बर्फ पड़ चुकी है, आगे भयंकर चेतावनी मिल रही है, और इसका सीधा सीधा असर हमारे जीवन पर, खेती बाड़ी पे, सब व्यवस्थाओं में पड़ने वाला है। और इस सारे संतुलन को तोड़ने का काम अन्य किसी प्राणी ने नहीं किया है। यह आश्चर्य है। ये जो धरती का पूरा संतुलन बिगड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो रूप आया है, इसमें समझदार आदमी का ही योगदान है, बाकी किसी जीव जंतु का योगदान नहीं। सब गड़बड़ी हमके द्वारा है। मैं कई बार लोगों के बीच में बोलता हूं, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाने में बहुत प्रयास किया और हम बच गए और बहुत बड़ी संकट से निकले। उस समय उन्होंने लॉकडाउन लगवाया था, याद है ना आपको? लॉकडाउन था 1 महीने का, और 1 महीने प्रार्थना की थी, भाई 1 महीना घर में शांत बैठ जाओ। उसमें केवल समझदार मनुष्यों के लिए लॉकडाउन था, बाकी पशु पक्षी जीव जंतु के लिए नहीं था। और 1 महीना हम घर पे बैठे थे, गंगा जी भी साफ हो गई, यमुना जी भी शुद्ध हो गई थी, तारे भी रात को दिखाई देने लगे थे, सितारे, और पर्यावरण में जबरदस्त चेंज आया था। तो ये सब घटनाएं सिद्ध करती हैं कि हम मनुष्य समझदारी से चलेंगे तो रास्ता बनेगा। तो ये जो आजकल अभियान चलाया है मैंने प्राकृतिक कृषि का, पूरे देश में चला है। सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब इसको राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। सबको इस बात की जानकारी हो गई है, आप शहर में हैं, खेती बाड़ी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन भोजन तो सबको करना है। लेकिन आजकल मैं और आप जो भोजन ले रहे हैं ना, एक भी व्यक्ति स्लो पॉइजन से नहीं बच रहा है, चाहते न चाहते हुए। आज दूध में भी वो है, पानी में भी है, हवा में भी है, अनाजों में है,
सब्जी भाजी में है, फल फ्रूट में है। और उसी का परिणाम है कि व्यक्ति जैसे पहले स्वस्थ निरोग होकर लंबी आयु जीते थे, आज बीमारियों ने हमें घेर लिया है। आज से 40-50 साल पहले इस देश में कोई नहीं जानता था कैंसर क्या होता है। 40-50 साल पहले नहीं जानते थे हार्ट अटैक क्या होता है। 40-50 साल पहले नहीं जानते थे हाइपरटेंशन क्या होती है। हम नहीं जानते थे क्या किडनी भी फेल हो जाती है, पैनक्रियाज भी खराब हो जाती है, क्या घुटने भी बदले जा सकते हैं। क्यों साहब? याद करो अपने, हम जितने मेरे सहित यहाँ हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई इन एक भी बीमारी से जूझे हो जिनका नाम मैंने लिया है। और इस समय स्थिति क्या बन गई है? 5 दिन पहले कैंसर डे था और मैं गुजरात में था, तो गुजरात सरकार के आंकड़े आए हैं 2020 में पूरे गुजरात में 70,000 आदमी कैंसर से जूझ रहे थे 2020 में। और अब 2025 के सरकारी आंकड़े हैं 2,80,000 व्यक्ति कैंसर रोगी हो चुके हैं और 790 व्यक्ति प्रतिदिन नए आ रहे हैं। प्रतिदिन नए कैंसर रोगी एक दिन में एक प्रदेश में आ रहे हैं। और ये आंकड़े तो सरकार के वो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो नहीं आए उस व्यवस्था में उनका कोई गिनती नहीं। और पूरे देश में ये स्थिति बनी। WHO ने 10-11 वर्ष पहले एक भारत के लोगों के लिए चेतावनी दी थी कि जिस तरह से जीवन शैली लोगों की है और जिस तरह का उनको खान पान ले रहे हैं और जिस तरह से खेतों में यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, भारत में 10 साल में डायबिटीज का विस्फोट होगा, ऐसा बोला था उन्होंने। आपको याद होगा कुछ को। अब उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि जिस तरह से यहाँ के लोग जी रहे हैं, खेतों में जो जहर पड़ रहा है, जो दिनचर्या है लोगों की, भारत में अब उसी तरह से कैंसर का विस्फोट होगा। और उस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और आप तो सभी आदरणीय प्रबुद्ध जन हैं, भगवान न करे किसी एक घर में एक कैंसर रोगी आ जाता है तो पूरे घर की शांति खत्म हो जाती है। सारा पैसा अब तक कमाया सब दवाइयों में चला जाता है। ऐसा रोग जिसका कोई परमानेंट इलाज आज है नहीं। आज छोटे छोटे बच्चे, मैं देखता हूं हॉस्पिटल में, कभी मौका मिले तो जाइए आप कैंसर हॉस्पिटल में, 8, 7, 5 साल के बच्चे कैंसर से लड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। 30-40 साल तक हार्ट अटैक आ गया है लोगों के। और हाइपरटेंशन तो इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि युवाओं में है। और इसी के कारण लोगों का तनाव, मानसिक संतुलन इतना बिगड़ रहा है कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने लिखा था गीता में उस समय, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता से ही विचार और मन की शुद्धता बनती है। और हमारे लोगों ने कहा जैसा अन्न वैसा मन। ये कहावतें वैसी नहीं थी हमारे बड़ों की। विचारों की शुद्धता आहार से ही आती है और आहार बिगड़ गया तो विचार भी बिगड़ जाते हैं। आज इसी स्थिति से मैं और आप गुजर रहे हैं। आज सारा दिन किसान खेत में जाओगे आप तो आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर स्वामीनाथन ने 60 के दशक में जब हरित क्रांति का शुभारंभ किया, उस समय उन्होंने
1 हेक्टेयर में 13 केजी नाइट्रोजन डालने का प्रावधान किया था। ओनली 13 केजी 1 हेक्टेयर, यानी कि 2.5 एकड़ में यह प्रावधान उस समय किया था। आज किसान, मैं खेती खुद करता हूं, कुरुक्षेत्र का गुरुकुल आदरणीय तेनेजा साहब आए हैं, देखा है, वहां 200 एकड़ हमारी भूमि है। उसमें मैं यही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, जहर सब यही डालता था। लेकिन एक दिन एक कर्मचारी दवाई छिड़कते बेहोश हुआ और वो मर जाता, हम नहीं बचाते। तो उस घटना ने मेरे को बदला कि जिस पेस्टिसाइड के केवल सूंघने मात्र से, कब मुंह बांध करके करते हैं, उसके बावजूद बेहोश हो गया। और मैं इस जहर को, जो मेरे पास 1,500 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनको साग भाजी अनाज में डायरेक्ट इस जहर को डलवा के खिलाता हूं, तो ये पाप है। मैंने उसी दिन से जहर वाली खेती को छोड़ने का संकल्प किया था। और अब 200 एकड़ उस खेत में 10 साल से एक बूंद भी यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी, इंसेक्टिसाइड कुछ भी नहीं मैं डालता। 400 गौएं हमारे पास हैं, उन्हीं का गोबर, गौमूत्र का मैं जीवामृत बनाता हूँ, घन जीवामृत बनाता हूँ, और उसी से छिड़काव बीमारी के बनाता हूँ। इतनी सस्ती, इतनी कल्याणकारी, ये कोई नई नहीं थी, ये भारतीय परंपरा में आदिकाल से खेती होती आई है। ये तो जो 2 विश्व युद्ध हुए, उनका जो माल बच गया था दुनिया को मारने वाला, उससे उन्होंने ये यूरिया, डीएपी बना करके सारी दुनिया में बेच दिया। इस 60 के दशक से पहले कोई दुनिया में नहीं जानता था यूरिया, डीएपी और जहर क्या होता है। उससे पहले हमारी गाय आधारित प्राकृतिक ही खेती होती थी। तो इस प्राकृतिक खेती जिसकी मैं चर्चा करता हूं, यह ऑर्गेनिक फार्मिंग से बिल्कुल अलग है। ये एक जानकारी, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आपका बहुत व्यापक परिचय है, आप समाज में प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए मैं समझता हूं तेनेजा साहब ने आप लोगों को आज यहां आमंत्रित करने का कष्ट किया कि आप, गीता में यह भी लिखा ना, महाजनो ये न गता सपन था। बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। आप जैसे महत्वपूर्ण लोग इस विषय को आम आदमी तक ले जाएंगे तो दुनिया बदलेगी, समाज में परिवर्तन आएगा। तो ये जो खेती है, प्राकृतिक खेती, ये जैविक खेती नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इस देश में 30-40 वर्षों से चलाई जा रही है। एक डॉक्टर हार्वर्ड थे, वो ब्रिटेन से आए थे, ये 1947 की बात है, उस समय आए थे पत्नी के साथ, और इसी ऑर्गेनिक खेती का प्रचार करने के लिए देश में घूमे। लेकिन उन्होंने देखा, तू क्या सिखाएगा, यहाँ के तो लोग तेरे से ज्यादा पहले यही काम करते हैं। तो ज्यादा वो इंदौर के राजा ने उनका सहयोग किया था उस समय, और उनके संपर्क में वो रहे थे। वो वापस चले गए कि यहाँ तो पहले ही बहुत व्यवस्था नेचुरल फार्मिंग की चलती है। लेकिन उसके बाद हमारा एक स्वभाव बड़े लंबे समय से रहा है, जब तक हमारे किसी काम पे उनकी मोहर ना लग जाए तो यहाँ प्रामाणिक नहीं हो पाता। ये हमारी गुलामी मानसिकता का बहुत बड़ा प्रभाव, जिसको तनेजा साहब संघ परिवार दूर करना चाहता है, वो आज तक भी हमारे मन में। और उस विचार को हमने जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। और वो खेती कैसी है, उसमें जो केचुआ अर्थ वर्म प्रयोग होता ना जैविक खेती में, वो भारत का है ही नहीं, वो विदेश से आयात किया जाता है। वो अर्थवर्म, केचुआ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है, प्रयोग करते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ता तो मर जाता, कम होता तो मर जाता, और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। शरीर से हैवी मेटल छोड़ता, वो भी दुखदाई है। तो
और उसमें पिट बनाए जाते हैं, गोबर डाला जाता, वो उसको खाता, गोबर को पेट से निकालता, महीनों उसमें लगते हैं। किसान उसे छानता है छलनी से, वो अर्थवर्म ऊपर रह जाता है और वो नीचे आता है, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और फिर उसको खेत में डालते। कितनी मेहनत का काम है, और भारी मात्रा में डालना पड़ता खेत में। उससे उसमें वीड्स, खरपतवार बहुत पैदा होते हैं, उससे किसान की लेबर लगती, उसमें कुछ बचत नहीं होती। पहले 2-3 साल उत्पादन उसमें पूरा मिलता नहीं, खर्चा कम होता नहीं, मेहनत कम होती नहीं। इसी का परिणाम है कि 40 सालों से सरकारों ने इसको प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। देश में कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के मॉडल बन ही नहीं पाए, किसानों में लोकप्रिय हुआ नहीं। लेकिन ये प्राकृतिक खेती क्या है, इसको जानिए। आप जंगल में गए, सैकड़ों तरह के पौधे जंगल में, वहां जंगल में यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, गोबर की खाद कौन डालता है, पानी कौन डालने जाता है, छिड़काव कौन करता है? कोई भी नहीं करता। और जंगल का पेड़ समय पर फल आते हैं तो लद जाता है, और जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में ले जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि जो तत्व पौधे को चाहिए भरपूर मात्रा में जंगल के पौधे में। जब प्रकृति जंगल के पौधे को सब कुछ देती है तो मेरे खेत के पौधे को क्यों नहीं देगी? जो नियम जंगल में काम करे वही हमारे खेत में काम करे। इसका नाम है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। हमने प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी, हमने उसकी व्यवस्था में व्यवधान नहीं डालना। वहां स्वतः करेगा, सब कुछ स्वतः होगा। इस दिशा में अब क्योंकि भारत की धरती बंजर हो चुकी है, आपको जान के ये चिंता होगी। जब डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर नैने जैसे लोग अमेरिका से इस विद्या को पढ़ के आए, उन्होंने हरित क्रांति शुरू की। उसका विरोध नहीं, वो समय की मांग थी, जरूरी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नियम बनाए थे जिनको हमने कभी व्यवहार में ही नहीं लाया। उन्होंने उस समय भी लिखा है अपने लिटरेचर में कि भाई ये विधि अकेली नहीं चल पाएगी, इसके साथ परंपरागत कृषि जो भारत में चलती है पशुओं के गोबर गोमूत्र के द्वारा, वो बराबर करते रहना पड़ेगा, तब ये चलेगी। और हमारे साइंटिस्ट साहब, हमारे लोगों ने, किसानों ने इतना आरामप्रस्त हो गए, काम करना बंद कर दिया। बोरा लाओ और फेंक दो। सरकार की सब्सिडी इतनी है, एक बोरा खाद का, जो यूरिया डीएपी का, 3000 में हम खरीदते हैं और किसान को 300 रुपए में देते हैं। अब उसको तो इससे सरल काम ही नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ लगाओ और खेत में फेंकवा दो, वो भी मजदूरों को भेज करके। ऐसी स्थिति बन चुकी। मैं जो बता रहा था आपको, हरियाणा पंजाब में जाओ आप कभी, ये जो आजकल आलू आजकल लगाए जा रहे हैं, लग भी चुके आलू जो रोज खाते हो भोजन में, इस 1 एकड़ में जहां डॉक्टर स्वामीनाथन ने 13 केजी 2.5 एकड़ के लिए प्रावधान किया था, आज किसान 1 एकड़ में 13 बैग डालता, 13 बैग, और भर भर के ट्रॉली जमीन को वाइट कर देता, वाइट सफेद। और उसी से काम नहीं चलता, फिर 6-7 उसके ऊपर जहर के स्प्रे भी करने पड़ते हैं। मैंने किसान से पूछा, भाई इतना इतना इसको खा करके लोग बचेंगे क्या? वो पता क्या बोलता मेरे को मजाक में, कि जी मैं लिख के दे सकता हूं, मेरा आलू खाए कैंसर ना हो तो मेरे पे जुर्माना कर सकते हो। ये सोच उनकी भी बन चुकी है। आज पूरे देश में फलों में, साग में, सब्जी में, मैंने अभी पीछे देखा, मैं परसों एक गांव में था, क्या नाम, गुजरात के,
आजकल मैंने तनेजा साहब एक अभियान चला रखा है। मैं शाम को किसी गांव में जाता हूं और जाते ही मैं वृक्षारोपण कराता हूं गांव में। पूरा गांव इकट्ठा होता है, अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं, भाई गवर्नर आए। उसके बाद मैं स्वच्छता अभियान चलाता हूं गांव में झाड़ू लेके, और फिर रात को मैं एक दलित परिवार में भोजन करता हूं, और उसके बाद पूरे गांव की मैं जनसभा करता हूं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष बैठते हैं और मैं चारपाई बिछा लेता हूं और वो अपना नीचे बैठ जाते हैं, कहीं पेड़ के नीचे, मंदिर के आगे, स्कूल में। वहां फिर मैं 1-1.5 घंटा यही चर्चा करता हूं, स्वस्थ रहने की, बच्चों को संस्कार की, शिक्षा की, खेती बाड़ी की, गाय की, ये सब चर्चाएं घंटों होती है। और फिर मैं रात को वहीं स्कूल में ही सोता हूँ, गांव के स्कूल में सोता हूँ मैं, और सवे किसी किसान की गाय का दूध भी निकाल के आता हूँ। मैं पशुपालक हूँ। और 4 दिन पहले तो मैंने एक आदिवासी के बैल खत्म हो गए देश में, हल रहे नहीं, लेकिन वो अब भी बैल का हल चलाते हैं, तो मैंने हल भी चलाया परसों, बढ़िया, और मैं चलाता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को इसमें आनंद मिलता है, और इसके बिना नहीं बच पाएंगे हम, बर्बादी की ओर। इतने पढ़े लिखे लोग, प्रतिभाशाली लोग, जो देश को बहुत कुछ देने वाले हैं, कैंसर हो गए और मर गए, हार्ट अटैक हो गए और मर गए। सोचिए, एक ऐसी प्रतिभा जिसने परिवार, समाज, देश को कितना देना था, और हमारे इस जहर वाले खान पान, जीवनचर्या, ऐसे लोगों को बीच में निगल रही, कितनी बड़ी क्षति है समाज, राष्ट्र की। इस बारे में हम कुछ कर पाए, लोग लंबी आयु, स्वस्थ होकर दुनिया को कुछ दे पाए, इससे बड़ा उपकार मानवता, इंसानियत और क्या हो सकती है। और जानते हैं, हम देख रहे हैं, इतना जहर खेतों में पड़ रहा है इस समय। आम मैंने देखा, यही बात से मेरे को गुजरात की बात आई। मैं जिस गांव में रात रुका हुआ था, वहां एमएलए साहब आए एक कार्यक्रम में मेरे साथ थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने बताया, साहब हमारे यहाँ का केसर आम निर्यात विदेश में होता था, लेकिन और हम मंगाते थे उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया का, इतना टेस्टी आम था, लेकिन अब किसानों ने उसको जल्दी पकाने के लिए, रेट ज्यादा लेने के लिए, अब उसमें ऐसा जहर डालते हैं आम में कि वो एकदम पकता, समय से पहले रेट ज्यादा मिलता, लेकिन वो भयंकर कैंसरस बना दिया, इतना जहर उसमें। आप दूधी, घिया, लौकी खाते ना, सब्जी सबसे निरापद मानी जाती थी कि भाई इसको खाओगे तो बीमार भी स्वस्थ रहेगा। वो शाम को इतनी होती, रात को इंजेक्शन लगाते हैं, सवेरे इतनी बड़ी हो जाती है। अब बताओ, वो आपको मिल रही है, सब जहर चारों तरफ। अभी पंजाब के ना दैनिक भास्कर अखबार ने 1 महीना पहले फ्रंट पेज पे एक न्यूज निकाला, और वो रिसर्च था। क्या किया उसमें, 105 माताएं ली, 105 ऐसी जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया था, और वो अपना स्तनपान करा रही थी, बच्चों को अपना दूध पिला रही थी। तो उन लोगों ने 105 माँ के दूध के सैंपल लिए, लैब में लेके गए। 105 में से 105 के दूध में जहर, सब में पेस्टिसाइड, यूरिया, डिटर्जेंट, दुनिया भर के केमिकल। अब सोचो आप, एक भी मां नहीं बची। फिर वो मां जिन गाय भैंस का दूध पीती थी, उनका दूध टेस्ट किया, उसमें भी ये सब कुछ पाया, और जो भोजन लिया उसमें भी यही सब कुछ पाया। तो मां थोड़ा ही बना रही थी, जो खा रही थी वो अंदर था, वो आगे सप्लाई हो रही। ये आज हमारी हालत बन चुकी है। 1 साल पहले एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में, एक पश्चिमी बंगाल में, आईसीआर के 10 साइंटिस्ट ने
इस समय भारत देश के लोगों का पेट भरने के लिए दो अनाज मुख्य रूप से योगदान करते हैं, गेहूं और चावल। इन दोनों पे रिसर्च किया उन साइंटिस्ट ने, रिसर्च रिपोर्ट है मेरे पास, आप लेंगे दूंगा मैं आपको। आईसीआर के साइंटिस्ट दोनों ने किया। इस समय गेहूं चावल जो भारत में खाया जा रहा है उसमें 45% पोषक तत्व बचा ही नहीं है, 45% है नहीं। आर्सेनिक जैसे जहर की मात्रा पहले से 2000 गुनी ज्यादा है और दुनिया भर के जहर उसमें है। और वो कहते खा के पेट तो भर रहे हैं, शरीर को पोषण मिल नहीं रहा, मोटे भी हो रहे हैं लेकिन अंदर से खोखले। और ये लिखा 20 साल अगले यही चलता रहा तो ये जो बचा है ना 55%, ये भी नहीं बचेगा। बताओ कैसे जिएंगे। ये केवल 2 अनाज पे किया उन्होंने, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रयोग होते हैं, लेकिन बाकी जितना भी खाद्यान्न चीज है सब में तो यही पड़ रहा, बाकी की भी यही हालत है जो इसकी। ये चिंता का विषय है। तो इसलिए मैंने एक अभियान, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा गुजरात प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, कृषि विभाग बड़े जोर शोर से उसको चला रहा। और अब तक हम गुजरात में करीब 8 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके, 8 लाख पोर्टल पे आ रहे हैं। रात दिन ये मिशन हमने चला है और पूरे भारतवर्ष में मैं जाता हूं। सौभाग्य से अभी यहां मेरे को जिम्मेदारी मिली है तो प्रधानमंत्री जी ने यहां भी मुख्यमंत्री जी को स्पेशल बोला कि प्राकृतिक खेती मिशन महाराष्ट्र में भी चलना चाहिए। और जहां जिस हॉल में आप बैठे हैं यहां पिछले महीने की 24 तारीख को संभवतः पूरा गुजरात के तीनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, विधायक, एमपी, पक्ष विपक्ष के सब हमने यहां बुलाए थे। और उस पर लगभग 1.25 घंटा मैंने यही चर्चा की जो मैं आपके सामने की। और उन्होंने भी संकल्प लिया कि अब हम इस दिशा में महाराष्ट्र को भी जहर मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ाएंगे। और कल आने वाला कल ही है ना हमारा, परसों पुणे में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें पूरे अपना प्रदेश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सभी वाइस चांसलर होंगे, रिसर्च के लोग होंगे, डीन फैकल्टी, सब कृषि मंत्री जी और गौ सेवा आयोग के सदस्य, सब लोगों को हमने वहां आमंत्रित किया है। पूरे दिन की कार्यशाला वहां चलेगी। गुजरात में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने भारत और विश्व की पहली प्राकृतिक विज्ञान यूनिवर्सिटी गुजरात में बना दी है और उसने काम शुरू कर दिया है। और 4 जो दूसरी ये केमिकल यूनिवर्सिटी चल रही है उनमें मैंने रिसर्च कराई है, 3 साल की रिपोर्ट आ चुकी है। प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता। पहले ही साल 5 आयाम इसमें है। हम बीजामृत से बीज को संस्कारित करते हैं और फर्टिलाइजर की जगह हम घन जीवामृत, देसी गाय का गोबर गोमूत्र से गुड़ और बेसन, बस, और कुछ भी बाजार से नहीं लाना। गुड़ किसान पैदा करता, दाल किसान पैदा करता, गाय उसके घर की, उससे कुछ भी बाजार से नहीं लेना। इससे सस्ती किसान के लिए दूसरी कृषि हो नहीं सकती। तो हम घन जीवामृत बनाते हैं, उसी से जीवामृत बनाते हैं और एक समय अनेक फसल बोते, धरती पे आच्छादन, जमीन को ज्यादा हम धूप से भी बचाते हैं ताकि उसका ऑर्गेनिक कार्बन ना उड़े। तो ये कुल 5 चीजें हैं। एक सामान्य पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा भी किसान इसे समझने में देरी नहीं करता। प्राकृतिक खेती केवल और केवल सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है और कुछ भी नहीं है। बैक्टीरिया की खेती है। इसमें हमने जुताई की ओर नहीं बढ़ना है, इससे छेड़छाड़ नहीं करना, केमिकल नहीं डालना। अपने आप ये
बढ़ेगी। अब क्योंकि धरती बंजर हो गई, आप जानते हैं आज हमारी स्थिति की क्या बना दी है। जिस समय डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति शुरू की, उस समय पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था, पूरे भारत की धरती। और आज ये ICR की रिपोर्ट है, इस समय भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.3, 0.4, 5 से नीचे आ चुका है। और कृषि वैज्ञानिक कहते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। भारत की धरती बंजर बना दी हमने इन पिछले सालों में। क्यों बनी? क्योंकि यूरिया DAP का काम है सूक्ष्म जीवाणु को मारना। अलसिया, केचुआ, अर्थवर्म को आप एक अर्थवर्म यहां इस मेज पे रखो, यूरिया डालो, मर जाएगा। गाय का गोबर डालो तो बचेगा और परिवार बढ़ाएगा। बैक्टीरिया तो इतना सूक्ष्म है, वो आंख से नहीं दिखता, वो यूरिया DAP से कैसे बचेगा? धरती का पोषण, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करता अर्थवर्म, मित्र जीव, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, जो सैकड़ों हजारों प्रकार के। वो जितना बढ़ेंगे वो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन स्वतः बढ़ाते हैं। और केमिकल वाली खेती ने उन सबको मार दिया। अपने जो मित्र थे उन्हीं को दुश्मन मान के मार दिया, तो उसको कौन बचाएगा? 2 से 2.5% सोने जैसी धरती को आज बंजर बना दिया। आज भारत की धरती पानी नहीं पीती, सीमेंटेड हो गई, पत्थर हो गई है। जब बारिश आती है तो वर्षा जल धरती में नहीं जाता, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों को खेती तो क्या पानी की दिक्कत होने वाली है। और ऊपर वाली 6 जो फर्टाइल भूमि उसको वो बहा करके ले जाता है। ये स्थिति आज बन चुकी है। लेकिन हमारे जो प्राकृतिक खेत हैं पूरे देश में जो लोग करते हैं, हमारे खेत का पानी बाहर नहीं बहता। यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता मेरे खेत में अड़सिया। 10-20 लाख अड़सिया मेरे एक एकड़ में काम करता है अर्थवर्म, जो धरती में छेद करता है, यूं छिद्र बनाता है, धरती की फर्टिलिटी बढ़ाता है। वर्षा जल जितना उनके छिद्रों से सारा धरती माँ के पेट में जाता है। हमारे खेत में कितनी भी वर्षा हो जाए, एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाता, सब धरती माँ के पेट में जाता। आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी जमा होता है और अकाल पड़ता है। धरती ऊपर से तपती है, नीचे उसमें वाष्प बनता है और उन्हीं छिद्रों से वाष्प ऊपर आकर पौधे की जड़ की सिंचाई करता। अकाल में भी पौधा हमारा नहीं सूखता। जंगल में यही तो नियम काम करता है। आज प्रकृति को तबाह कर दिया हमने। 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया DAP एक साल में, पिछले साल विदेश से आयात हमने किया। 2.5 लाख करोड़ विदेश में खून पसीने का पैसा दिया, बदले में जहर खरीदा, वो जहर खेतों में डाला, वो जहर खाद्य वस्तुओं से हमारे शरीर में गया, फिर हम अस्पताल में गए, वहां फिर जेब की सफाई शुरू हो गई। कितना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। ये हाल आज हमारा बन चुका है। और पहले ये सब कुछ था नहीं, सब स्वस्थ थे, निरोग थे। आज किसी अस्पताल में जाओगे ना आप, वहां सबसे ज्यादा कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं। हमारा पंजाब में पहले हरित क्रांति सबसे शुरू हुई थी, वहां भटिंडा से बीकानेर के लिए प्रतिदिन ट्रेन चलती, जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। रोज चलती है कैंसर ट्रेन। वहां कोई गांव नहीं बचा जिसमें दुनिया भर के जवान बच्चे कैंसर ने निगल लिए। और अब ये गांव दर गांव बढ़ता जा रहा है, कोई बचा नहीं है। आप जितने मैं और आप सहित हैं, आप विचार करो, किसी का कोई रिश्तेदार संबंधी आपके संपर्क में है जिसमें आपने ना सुना हो कैंसर हो गई। आज ये हालत है। डायबिटीज को 10 साल पहले कहां इतना जानते थे, आज घर घर में आ गई है। इसी गति से ये आ रहा है।
और बिना कारण के कार्य दुनिया में नहीं होता। हमारे यहाँ एक वैशेषिक शास्त्र है, उसमें लिखा कारणाभावात् कार्यभावः न तु कारणाभावात् कार्यभावः। दुनिया में कारण के बिना कार्य नहीं होता। जब आज से 50 साल पहले ये कुछ भी बीमारियां नहीं थी, अब क्यों हो गई? कारण तो होगा। और कारण आज यूरिया जब खेत में डालता नहीं किसान, यूं फेंकता है, तो इसमें नाइट्रोजन है, और यूरिया का नाइट्रोजन हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑटोमेटिक एक तीसरी गैस पैदा होती, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। और इस देश में और दुनिया में करोड़ों टन यूरिया फेंका जाता है, कितनी गैसेज पैदा होती है। जैविक खेती में गोबर की खाद दुनिया भर की डाली जाती है, उसमें मीथेन पैदा होती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है। तो वो दोनों ही खेती पर्यावरण के लिए खतरनाक है, जैविक भी और रासायनिक भी। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम 1 एकड़ में कुल 10 किलो गोबर यूज करते हैं, उसमें थोड़ा गुड़ और बेसन डालते हैं, एक ड्रम लेते हैं 200 लीटर का, उसको 180 लीटर पानी डालते हैं, और गाय जो ना देसी गाय माता, ये 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती, वो ड्रम में डालते हैं। उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़ डालते हैं, 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं, बस कुछ नहीं। और लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम घोलते हैं। 1 सप्ताह में ये 1 एकड़ का खाद तैयार है। अब इसका साइंस कितना जबरदस्त है। देसी जो गाय माता है, इस पर रिसर्च हो चुकी है, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में मैंने करवाई। देसी गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया, और वो सैकड़ों प्रकार के। और गौमूत्र खनिज का भंडार है, कोई बीमारी खेत में उसको जड़ से नष्ट करने की ताकत रखता है। और जब इस ड्रम में डालते हैं, बेसन देते हैं ना दाल का, तो वो प्रोटीन है। वो बैक्टीरिया उस प्रोटीन को खाते हैं तो स्वस्थ और बलवान बनते हैं। गुड़ डालते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और मिट्टी डालते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया मिलकर कल्चर बनता है इनका। और इसकी बढ़ोतरी कितनी होती है, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं बलजीत सारन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, उन्होंने रिसर्च की इस पर 6 महीना। उस ड्रम में ये सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट में डबल होते हैं। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, तो 10 किलो में कितने? 30 लाख करोड़। और 30 लाख करोड़ ये गौमूत्र, गुड़ और बेसन खाके हर 20 मिनट में डबल। 30 लाख करोड़ 20 मिनट में 60 लाख करोड़, अगले 20 मिनट में 120 लाख करोड़। कब तक? टिल 72 आवर, 72 घंटे तक ये बढ़ते हैं, फिर ये रुकते हैं, फिर डेड होना शुरू होते हैं। तो हम इस जीवामृत को बनने के 1 सप्ताह में ड्रिप से, स्प्रिंकल से, पानी में, खेत में देते हैं। और जब ये खेत में जाता है तो धरती में जो थोड़े बहुत सूक्ष्म जीवाणु बचे हैं, उनमें फिर कल्चर होकर के उनको ये बढ़ाता है। और ऐसे सूक्ष्म जीवाणु है देसी गौ मां के पेट में। आकाश में जो 78% नाइट्रोजन, उसको ये खींचते हैं, उसका भोजन बनाते हैं, पौधे की जड़ को देते हैं। कमाल है भगवान की व्यवस्था। और आप तो जानते हैं, आपने तो स्टडी, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमसे भी ज्यादा। एक बार बिजली आकाश में कड़कती, हजारों टन यूरिया पैदा होता, आकाश में नाइट्रोजन है। और जब वर्षा होती तो नाइट्रोजन जमीन में आता है। पहली वर्षा में खेती बाड़ी का रंग बदल जाता है। यही तो कारण है, क्योंकि वो नाइट्रोजन नेचुरल भगवान की फैक्ट्री का है। और हमारे वाली फैक्ट्री में तो यदि लीकेज हो जाती तो दुनिया को मार देता, हो तो जहर बनाते हैं। और भगवान वाली का प्राणायाम खींच के स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। तो कितना अननेचुरल दुनिया में हम चले गए।
और ये स्टडी रिसर्च है, धरती में सब कुछ है, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर का भंडार है, धरती मां पूर्ण है। लेकिन इसमें जो ये तत्व हैं ये जड़वत है, अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। इन तत्वों से भोजन बनाने का काम बैक्टीरियाज करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, अळसिया, ये क्या नाम, अर्थवर्म, केचुआ करता है। ये जितना होगा उसको ट्रांसफर करते हैं भोजन बना करके पौधे को। अब जब कुक ही मार दिया तो भोजन कौन बनाएगा? घर में सारा सामान रखा रोटी बनाने का, दाल है, आटा है, नमक है, चीनी है, तेल है, गैस है, सब कुछ है। लेकिन यदि भोजन बनाने वाला नहीं तो भोजन बन के अपने आप बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसे ही जैसे हमारे घर में कुक भोजन बनाता है, ऐसे ही धरती में पौधे का भोजन मित्र जीव बैक्टीरिया ये बनाते हैं। और यूरिया, डीएपी, जहर ने सारे मार दिए, इसलिए बर्बादी है। अब समय तो बहुत बढ़ गया, मैं भी आगे निकल गया, ये विषय लंबा था, आपसे डिस्कस करते तो बहुत लंबा विषय, लेकिन कुछ समझ में आई कि नहीं बात आपकी? कम से कम एक काम करवा, खेती तो आप नहीं करते ना, आपने करनी चाहिए, वो तो दूसरे कर लेंगे, आप तो बहुत काम के आदमी हैं देश के लिए। लेकिन इतना मैं एक निवेदन करता हूं, इस विषय को आप जानिए, इसका प्रचार कीजिए। कम से कम आप एक नियम बनाओ कि आपके किचन में जो भी सामान हो प्राकृतिक खेती से उत्पादित हो, ताकि आप सब स्वस्थ हो, आपका परिवार स्वस्थ हो। आप राष्ट्र की महान संपदा हैं, तनेजा जी ने आपकी बड़ी पहचान की है। तो आप जितने स्वस्थ निरोग होंगे, हमारा देश उतना ही आगे बढ़ेगा। आप एक नियम बनाओ, घर में प्राकृतिक आहार ही लाओ। और अब ये मिलने लग गया है, हमारे गुजरात से संपर्क करो, अब यहां भी शुरू करने वाले, कल से काम शुरू हो जाएगा, अभियान चलाएंगे। आप फैमिली डॉक्टर मत ढूंढो, फैमिली डॉक्टर बंद करके फैमिली प्राकृतिक किसान ढूंढो। फैमिली प्राकृतिक किसान यदि आपके संपर्क में आ गया तो आप स्वस्थ होंगे। इससे गौ माता बचेगी, पर्यावरण बचेगा, धरती मां का स्वास्थ्य बचेगा, पानी बचेगा, देश का धन बचेगा और लोगों का जीवन बचेगा। और भारत का किसान समृद्ध होगा, क्योंकि इसमें उत्पादन कम होगा नहीं, खर्चा लागत है नहीं, चारों तरफ कल्याण का रास्ता, काम केवल प्रचार का है। वो सप्लाई करेंगे, आप डिमांड पैदा कर दो, हो गया काम पूरा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय बघेरिया साहब का, मान्य तनेजा साहब, आप सब मित्रों को बहुत बहुत आज के इस आयोजन में आने पर बहुत धन्यवाद। ओम शांति।